हेलो एवरीवन। आज बताऊंगा आप लोगों को लेक्चर नंबर 3। इसमें बताऊंगा आप लोगों को सॉइल स्ट्रक्चर एंड मिनरोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो पहला है सॉइल की स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है, वेरियस टाइप्स क्या क्या है। एक तो हो गया आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, प्रीडोमिनेंट है बाकी फोर्सेस से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज हनीकम्ब स्ट्रक्चर, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज सरफेस फोर्स इज प्रीडोमिनेंट बाकी फोर्सेस में से। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रिकली अट्रैक्टिव फोर्स प्रीडोमिनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट में है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रिकली रिपल्सिव फोर्स, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, इसमें रिपल्सिव फोर्स हो गया, प्रीडोमिनेंट है। और लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो हो गया आपका कंपोजिट स्ट्रक्चर, जिसमें अलग अलग शेप्स की बनेगी, मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 और 3 स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज सॉइल इज डिवाइडेड इनटू। सॉइल के पार्टिकल साइज के हिसाब से, जैसे एग्रीगेट्स के 2 डिवीजन है, वैसे ही सॉइल के 2 डिविजन्स है, दैट इज फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और सॉइल के जो साइज है वो हम लोग माइक्रोन में डिनोट करते हैं, दैट इज 10⁻⁻⁶। इफ सॉइल साइज इज लेस देन 75 माइक्रोन, अगर 75 से लेस हुआ, उन सॉइल को हम लोग बताएंगे फाइन ग्रेन सॉइल। और जो सॉइल के साइज 75 माइक्रोन से ज्यादा है, दे आर रेफर्ड एज कोर्स ग्रेन सॉइल। और इसका मतलब है 75 माइक्रोन से नीचे फाइन ग्रेन, 75 से ऊपर कोर्स ग्रेन। नेक्स्ट है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कौन कौन सा फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, कौन कौन सा कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। देखिए, सिल्ट आप लोगों को पता होगा, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, उसके बाद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सो सबसे छोटा होता है क्ले, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड। मतलब सबसे लोएस्ट साइज का होगा वो क्ले होगा। सो क्ले का साइज जो है वो 2 माइक्रोन से छोटा होगा, और सिल्ट का जो साइजेस है 2 माइक्रोन से ज्यादा होगा। लेकिन दोनों ही सिल्ट एंड क्ले 75 माइक्रोन से छोटा है, इसका मतलब दे बोथ आर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब अभी अभी बताया आप लोगों को, 75 माइक्रोन से ज्यादा होना होगा। सो जितने भी मिनरल्स हो गया, दे आर कोर्स ग्रेन। उसके जैसे क्वार्ट्स हो गया, फेल्सपार हो गया। फेल्सपार का स्पेलिंग गलत है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वार्ट्स हो गया, फेल्सपार हो गया, ऑल दोज आर कोर्स ग्रेन्ड मिनरल्स इन सॉइल। उसके बाद कोर्स ग्रेन सॉइल का और क्या क्या कोर्स ग्रेन सॉइल हो सकता है। सैंड, सील्ट और क्ले जो है, उनके अलावा बाकी जितने भी डिविजन्स है वो हो गया, जितने भी वेरियस कैटेगरीज हो गया, सारे कोर्स ग्रेन में आते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, कोबल्स हो गया एंड बोल्डर्स हो गया। ठीक है, सैंड जो है 75 माइक्रोन से ज्यादा है, लेकिन 4.75 से छोटा है। 4.75 से जो बड़ा है और 80 mm से कम है, दोज आर नोन एज ग्रेवल्स। उसके बाद नेक्स्ट 80 mm से जो ज्यादा है साइजेस, लेकिन 300 mm से कम है, दोज पार्टिकल्स आर नोन एज कोबल। और बोल्डर्स क्या है, जिसका साइज 300 mm से ज्यादा हुआ, दोज आर नोन एज बोल्डर्स, जो कि हम लोगों ने इसमें भी बता के रखा हूं कि किसका साइज क्या क्या है। सैंड 75 से लेके 4.75, 4.75 से 80, 80 से लेके 300, ग्रेटर देन 300, दोज आर नोन एज बोल्डर्स। ठीक है, तो ये सारे सैंड, ग्रेवल, कोबल्स, बोल्डर्स, ये हो गया आपका कोर्स ग्रेन। और फाइन ग्रेन में आ जाएगा आपका सिल्ट एंड क्ले।
उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल के जो स्ट्रक्चर अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया था उसी के बारे में है कि पहला हो गया सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल क्या क्या है? सैंड एंड ग्रेवल्स आर एग्जांपल ऑफ सिंगल ग्रेन सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, सैंड भी हो गया, ग्रेवल भी हो गया, दोनों ही सिंगल ग्रेन के सॉइल स्ट्रक्चर है, जिसमें अभी अभी मैंने बताया था कि सबसे खास मेन जो फोर्स प्रीडोमिनेंट है वो हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सैंड का साइजेस है 75 से माइक्रोन से ज्यादा और 4.75 से कम, और ग्रेवल हो गया 75 से भी ज्यादा और 4 पॉइंट नहीं, ग्रेवल एग्जैक्टली 75 से ज्यादा है, लेकिन ग्रेवल का जो साइजेस है वो 4.75 से भी ज्यादा है और 80 से कम हो जाता है, मतलब ये वाली साइज है ये। हालांकि 75 से तो ज्यादा मतलब साइज बड़ा होगा ही, क्योंकि सैंड ही बड़ा है। सैंड के नेक्स्ट लेवल में आता है ग्रेवल्स, तो ग्रेवल्स भी ज्यादा है, लेकिन ग्रेवल्स का जो साइज है वो 4.75 से 80 mm होगा, जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था डिटेल्स में। उसके बाद क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, जो जितने भी ग्रेन्स हो गया आपका सॉइल स्ट्रक्चर में, उनका अरेंजमेंट इस तरीके का होता है। ठीक है, दीज आर ऑल सॉइल ग्रेन्स, और इनके बीच बीच में क्या होगा? वॉइड्स होगा, एम्प्टी स्पेसेस होगा। वॉइड्स का मतलब है खाली स्पेसेस। उसके बाद डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबिकल अरेंजमेंट और ये हो गया आपका डायगोनल अरेंजमेंट। क्यूबिकल अरेंजमेंट का मतलब है कि जिसमें एक ही लाइन में हो, ठीक है, ग्रेवल मतलब पार्टिकल साइजेस, लेकिन इसमें डायगोनली होगा, मतलब इस तरीके का होगा अरेंजमेंट, लेकिन सीधा नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स, जिसमें भी वॉइड्स अवेलेबल है और सॉइल ग्रेन्स। हियर ड्यू टू दी क्यूबिकल अरेंजमेंट मोर वॉइड्स आर प्रेजेंट, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें ज्यादा वॉइड्स है इन कंपैरिजन टू दी डायगोनल अरेंजमेंट। ठीक है, और डायगोनल अरेंजमेंट में कम है, इसीलिए वॉइड्स जो वॉइड रेशियो है क्यूबिकल अरेंजमेंट में मैक्सिमम है, दैट इज 0.91, और डायगोनल अरेंजमेंट में मिनिमम है जो कि 0.35 होगा वॉइड रेशियो। 0.91 एंड 0.35 जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कभी कभार ऑब्जेक्टिव में, इन दोनों के वैल्यूज के बारे में। नेक्स्ट है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है हम लोगों का दूसरा है, जिसमें अभी अभी मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो हम लोग की प्रीडोमिनेंट है, और साथ में जो सरफेस फोर्स है वो भी हम लोग की इसमें प्रीडोमिनेंट है। अब फाइन ग्रेन्ड एंड कौन कौन सी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किस किस में दिखाई देता है इसके बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। फाइन सैंड एंड सिल्ट। सिल्ट और जो फाइन सैंड है इनमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद सैंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइम। जो सैंड है उसका भी बहुत सारे डिविजन है। कौन कौन सा? सैंड को हम लोगों ने पार्टिकल साइज से डिवाइड किया है, दैट इज फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। ठीक है, फाइन, मीडियम एंड कोर्स। और जो फाइन सैंड है इनमें ही सिर्फ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सरफेस फोर्स आपका प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, और फाइन ग्रेन सॉइल में ही सिर्फ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मीडियम और कोर्स में नहीं दिखाई देते हैं। और लार्ज वॉइड्स आर प्रेजेंट। देखिए ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया, इनके बीच में जो वॉइड्स है बहुत ज्यादा है, सो लार्ज वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। ड्यू टू द लार्ज वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, फ्लो ऑफ वाटर इज मोर इन हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सॉइल। इसीलिए इसमें पानी जो है वो आसानी से बह सकता है इस सॉइल के थ्रू। सो इसका मतलब है जो फाइन सैंड है इट इज हैविंग दी हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी का मतलब है हाई परमिएबिलिटी या तो हाई इनग्रेस ऑफ वाटर। ठीक है, इनग्रेस ऑफ वाटर मतलब वाटर जो है इसके पोर्स के थ्रू पास हो सकता है बहुत आसानी से फाइन सैंड में, क्योंकि फाइन सैंड में
हनीकम स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट होगा। साथ में ये भी देखना है कंप्रेसिबिलिटी इज लो, उस तरीके का सॉइल है, मतलब फाइन सैंड जिसमें कंप्रेसिबिलिटी जो है बहुत कम है, मतलब इस तरीके का सॉइल को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। सो ड्यू टू द लेस कंप्रेसिबिलिटी द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज हाई इन हनीकम स्ट्रक्चर। इसी के कारण क्या है, क्योंकि ये कंप्रेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें पोर्स ज्यादा है और पोर्स ज्यादा रहना ही होगा हनीकम स्ट्रक्चर में, तो ये कंप्रेस नहीं होने के कारण ये ज्यादा वजन झेल सकता है, मतलब बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, तो आसानी से इसमें हम लोग घर बना सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑफ गुड नेचर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। उसके बाद तीसरे में आ जाते हैं हम लोग, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को इलेक्ट्रिकली अट्रैक्टिव फोर्स इस प्रीडोमिनेंट, सबसे प्रीडोमिनेंट हो गया इलेक्ट्रिकली अट्रैक्टिव फोर्स, और जिसका सबसे मेन एग्जांपल हो गया आपका फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का, वो है क्ले। इन द फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर एज टू फेस, और या तो फेस टू एज अरेंजमेंट होगा, ठीक है, या तो एज टू फेस या तो फेस टू एज अरेंजमेंट होगा इसमें। जैसे डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूं, ये फेस हो गया, ये आपका एज हो गया, तो एज और फेस के बीच में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। दैट टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फ्लोकुलेटेड सॉइल, और जो कि हम लोगों का क्ले में दिखाई देता है, ठीक है, चिकना मिट्टी में दिखाई देता है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस, जो भी है प्लस और माइनस जो फोर्सेस है अट्रैक्शन के, दोनों फोर्सेस दिखा के रखा हूं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सो इनके बीच में प्लस माइनस फोर्स के कारण अट्रैक्शन होगा, इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स जो है इसमें प्रीडोमिनेंट है। और ड्यू टू द एज टू फेस स्ट्रक्चर अरेंजमेंट मोर वॉइड्स आर प्रेजेंट, इसमें भी बहुत ज्यादा वॉइड्स अवेलेबल है। ड्यू टू द लार्ज वॉइड्स, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था इसके प्रीवियस में भी कि लार्ज वॉइड्स के कारण परमेबिलिटी ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी लो है, बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। सेम टू सेम इसमें भी है एज दैट ऑफ द हनीकम स्ट्रक्चर और फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का खासियत दोनों में सेम ही है। वॉइड ज्यादा है, परमेबिलिटी ज्यादा होगा, बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी कम होगा। व्हेन स्ट्रक्चर इज ब्रेक प्रॉपर्टीज लूजेस या वेनिसेस, मतलब अगर मान लीजिए सॉइल की जैसा पोजीशन है अपने ग्राउंड में, अगर मान लीजिए मैं उसको हाथ में रख के इसको तोड़ देता हूं या उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूं, इसका जो भी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो वैसे ही नहीं रहेगा। हम उसका हो सकता है कंप्रेसिबिलिटी जैसे अभी लो है तो कंप्रेसिबिलिटी उसका बढ़ भी सकता है, अगर मैं हाथ में लेके उस स्ट्रक्चर को मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रिकली रिपल्सिव फोर्स प्रीडोमिनेंट है। और ये कौन सा हो गया, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि क्ले में अगर मैं डिस्टरबेंस करूंगा, मतलब रीमाउल्डेड क्ले जो कि मैं हाथ से इसको डिस्टर्ब करके इसका शेप को बदल दूंगा, दैट टाइप ऑफ क्ले इज कॉल्ड रीमाउल्डेड क्ले। इसको मैं फिर से दोबारा माउल्ड किया, रीमाउल्डेड। और इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, मतलब क्यों, क्योंकि निगेटिव रिपल्शन होगा। इसमें भी जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं एज टू फेस अरेंजमेंट है, लेकिन एज टू फेस अरेंजमेंट जो है दोनों साथ में नहीं होगा, ऊपर ऊपर होगा, मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर दूसरा लेयर होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकली रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि प्लस प्लस और निगेटिव ये दोनों प्लस है, और इधर की तरफ दोनों हम लोगों का निगेटिव होगा, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स होगा, बिकॉज ऑफ दिस द वॉइड्स आर लेस। इसमें रिपल्सिव फोर्स होने के कारण वॉइड्स कम है, अगर क्योंकि देखिए दोनों जब इकट्ठा हो जाएगा अट्रैक्टिव होगा तो बीच में क्या हो जाएगा, गैप ज्यादा बच जाएगा। लेकिन रिपल्सिव का मतलब है अपने पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को दूर धकेलेगा, तो क्या होगा इसमें वॉइड जो है वो कम हो जाएगा। अगर वॉइड्स कम हो जाएगा तो परमिएबिलिटी भी कम हो जाएगा, मतलब पानी की इनग्रेस जो है, पानी अंदर से कम पास हो पाएगा। और इस तरीके का सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगर कंप्रेसिबल ज्यादा है तो कोई भी हम लोग छोटा सा चीज बनाएंगे इस टाइप ऑफ सॉइल में, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब
इस तरीके का सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होगा, साथ में शियर स्ट्रेंथ जो होगा वो भी कम होगा। बियरिंग कैपेसिटी या तो शियर स्ट्रेंथ कम है इस तरीके का सॉइल का, क्योंकि इसके कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है और परमिएबिलिटी, लेकिन परमिएबिलिटी कम होगा इस सॉइल का, और वॉइड्स भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। कंपोजिट स्ट्रक्चर जो है, इन जो चारों स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी बताया था कि आपका डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, हनीकॉम स्ट्रक्चर एंड सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, इनके कॉम्बिनेशन होगा। मतलब कुछ मतलब एक सॉइल में हर 2 या 3 तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, दैट इज नोन एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 डेफिनेशन में, दैट इज रीमाउल्डिंग एंड थिक्सोट्रोपी। इनके डेफिनेशन जो है बहुत ही गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ईएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, थिक्सोट्रोपी का मतलब क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डेफिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है थिक्सोट्रोपी के बारे में। इसके बाद चलिए, रीमाउल्डिंग मतलब क्या है। रीमाउल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल कॉल्ड रीमाउल्डिंग। मतलब इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको डिस्टर्ब करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीमाउल्डिंग। मतलब इसको तोड़ मरोड़ के फिर से बनाना, दैट इज कॉल्ड एज रीमाउल्डिंग। तो इसमें क्या हो जाएगी, जब एक सॉइल का हाई स्ट्रेंथ रहेगा वो फिर से दोबारा बनाने के बाद इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो हाई स्ट्रेंथ टू लो स्ट्रेंथ, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर इसका एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट है थिक्सोट्रोपी, phenomenon in which strength of soil grain is increased with passage of time without change in water content या moisture। मतलब क्या है, एक सॉइल पार्टिकल है, इसको मैंने हाथ में लिया, इसको हाथ में लेके इसको मैंने शेप अलग बना दिया, मतलब इसको मैंने क्यूबिकल शेप से मैंने इसको गोल बना दिया, मतलब हाथ से। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, रीमाउल्ड किया, इसका शेप को बदला हो, रीमाउल्ड किया। तो जिसके कारण इसमें था हाई स्ट्रेंथ, इसमें हो गया लो स्ट्रेंथ। लेकिन ये जब कुछ दिनों तक इस तरीके से ही रह जाएगा, मतलब अपने शेप पे रहेगा, अपना पोजीशन पे रह जाएगा कुछ दिन तक, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे इसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग थिक्सोट्रोपी। मतलब थिक्सोट्रोपी के कारण इसका जो कोई भी रीमाउल्डेड सॉइल का स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगा विद पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के ऊपर जितना टाइम बढ़ेगा उतना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। बिना चेंज किए हुए अगर उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, दैट वन इज नोन एज द थिक्सोट्रोपी। शियर स्ट्रेंथ इज गेन्ड या बियरिंग कैपेसिटी इज गेन्ड या इंक्रीज्ड हो गया, डिस्पर्स्ड टू फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्ले में कौन कौन सा मिनरल्स अवेलेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप ऑफ मिनरल्स, केवलिनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरिलानाइट। ठीक है, केवलिनाइट, इलाइट एंड मोंटमोरिलानाइट, ये 3 टाइप ऑफ मिनरल्स हो गया क्ले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 3 टाइप्स के हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। सो देखिए, पहले जो सिलिकॉन शीट्स है या टेट्राहेड्रल शीट्स है, इसका शेप जो है इस तरीके का है। जो एल्यूमिना शीट है या गिप्साइड शीट, इसका जो शेप होगा ये इस तरीके का होगा, टेट्राहेड्रल शेप एंड गिप्साइड शीट। ठीक है, एल्यूमिना शीट जिसका शेप, दोनों के शेप अलग अलग है। अब इन शेप के बारे में मैं इसीलिए बताया हूं क्योंकि केवलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलानाइट तीनों में अलग अलग शेप मिलेगा आपको। अब केवलिनाइट के बारे में बता देते हैं। केवलिनाइट जो है सबसे 3 मिनरल्स, क्ले मिनरल्स में से सबसे जो स्टेबल है वो हो गया हम लोगों का केवलिनाइट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है केवलिनाइट में। Due to hydrogen bond, water is not allowed to enter in soil structure, hence very less or negligible permeability। जो केवलिनाइट मिनरल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण वाटर जो है केवलिनाइट के थ्रू पास नहीं हो सकता पास, जिसके कारण इसका परमिएबिलिटी कम है या नेग्लिजिबल है। और जिस वाटर पास नहीं होने के कारण
ये जो केओलिनाइट है इसमें स्वेलिंग भी नहीं होगा ना तो श्रिंकेज होगा। नो स्वेलिंग एज वेल एज नो श्रिंकेज, स्वेलिंग भी नहीं होगा, श्रिंकेज भी नहीं होगा। ठीक है, स्वेलिंग का मतलब है फूल जाना और इंक्रीज होना वॉल्यूम में, और श्रिंकेज का मतलब है डिक्रीज हो जाना वॉल्यूम में। तो दोनों ही होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर। अब जब वाटर पास ही नहीं हो सकता तो श्रिंकेज भी नहीं होगा, स्वेलिंग भी नहीं होगा। उसके बाद एग्जाम्पल कौन सा है केओलिनाइट मिनरल का? चाइना क्ले। ठीक है, तो उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 10 मीटर, ये हो गया यूनिट। उसके बाद जो शेप है, मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था टेट्राहेड्रल शेप एंड एल्यूमिना शीट्स के जो शेप है, ये देखिए इसमें इस तरीके से बॉन्डिंग हुआ जाएगा, मतलब ये इस तरीके का बॉन्डिंग अवेलेबल है। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड प्रेजेंट इन द चाइना क्ले, मतलब केओलिनाइट मिनरल। और इसमें जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो हो गया 7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला हमें केओलिनाइट से? केओलिनाइट में हाइड्रोजन बॉन्ड है, केओलिनाइट के सबसे कम वाटर पास हो सकता है केओलिनाइट के थ्रू, जिसके कारण केओलिनाइट में स्वेलिंग भी नहीं होगा, श्रिंकेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया केओलिनाइट के बारे में। अब नेक्स्ट बताऊंगा इलाइट के बारे में। इलाइट इज ड्यू टू दी पोटाशियम आयंस, potassium ions is resist to enter water into the to enter water into the bonds, but some amount of water manages to enter the bond, so it has the medium swelling and shrinkage. देखिए इलाइट अगर कंपैरिजन किया जाए केओलिनाइट के साथ इलाइट में कुछ हद तक पानी पास हो सकता है अंदर, जिसके कारण इलाइट में कुछ स्वेलिंग होगा और कुछ श्रिंकेज भी होगा, मतलब दोनों ही हो सकता है, मीडियम स्वेलिंग एंड मीडियम श्रिंकेज। और इलाइट का जो शेप है दैट इज आपका जो बॉन्डिंग है टेट्राहेड्रल एंड एल्यूमिना शीट्स का बॉन्डिंग जो है ये इस तरीके का होगा, और पोटेशियम आयंस इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इस तरीके का प्रॉपर्टी लिया जाता है इलाइट में। अब उसके बाद नेक्स्ट है मोंट मोरिलोनाइट। जो मोंट मोरिलोनाइट है इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को केओलिनाइट में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इलाइट में आपका पोटेशियम आयंस प्रेजेंट है, एंड मोंट मोरिलोनाइट में वेंडर वाल्स फोर्सेस है। शायद आप लोगों को मिला होगा वेंडर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब क्लास 10 में भी साइंस में मिला होगा अगर आप लोगों को याद हो तो मोंट मोरिलोनाइट में वेंडर वाल्स फोर्सेस है जो कि सबसे वीक होता है, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो मोंट मोरिलोनाइट में सबसे वीक फोर्सेस होने के कारण क्या होगा, वाटर जो है इसमें बहुत सही तरीके से वाटर जो है पास हो सकता है वॉइड्स के थ्रू। सो इसीलिए वाटर इज अलाउड टू एंटर वेरी इजीली, और जिसके कारण क्या होगा इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगा या तो बहुत ज्यादा श्रिंकेज होगा। स्वेलिंग का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना, और श्रिंकेज भी होगा। ठीक है, हेंस लार्ज स्वेलिंग एंड लार्ज श्रिंकेज कैपेसिटी। और सबसे मेन जो एग्जांपल हो गया मोंट मोरिलोनाइट जिसमें रहता है दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इज द टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज हैविंग द मोंट मोरिलोनाइट स्ट्रक्चर, जो कि जिसके थ्रू वाटर बहुत पास हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एंड सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर पसंद आए हो आपको वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।